हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र साहू। यूट्यूब के इस चैनल डीके मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इन दिनों हम जो है लीनियर अलजेब्रा कंटिन्यू कर रहे हैं और ये चैप्टर 2 यूनिट 2 हम कह सकते हैं और जो है कंटिन्यू चल रहा है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड देयर प्रॉपर्टीज़। ठीक है, और उसी का एक वीडियो लेक्चर होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे और वो टॉपिक का नाम है कॉलम स्पेस, रो स्पेस और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रांजिशन मैट्रिक्स। ठीक है ना, ये जो 3 टॉपिक है ना, इसको आज हम कवर करेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, क्लियर है? तो वीडियोस को स्किप मत कीजिएगा, पूरा कंप्लीट देखिएगा। इतना तो तय है कि बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो डेफिनेशन देखने वाले हैं कॉलम स्पेस और रो स्पेस का है। तो कॉलम स्पेस होता क्या है? जैसा नाम वैसा काम। कॉलम और रो की जैसी बात होगी तो इतना समझ लीजिए कि किसी मैट्रिक्स की बात चल रही है। ठीक है ना, क्योंकि मैट्रिक्स में ही कॉलम्स होती है, रो होती है। ठीक है ना, तो उसी पर्सपेक्टिव से हम कुछ चीज़ें पढ़ने वाले हैं, वो उसका नाम है कॉलम स्पेस। और जहाँ स्पेस हो यानी कहीं ना कहीं वेक्टर स्पेस से लिंक हो रहा है। ठीक है, डेफिनेशन केयरफुली ऑब्जर्व करना। लेट ए इक्वल्स टू ए आई जे एम क्रॉस एन, ए आई जे बिलोंग्स टू एफ, बी अ मैट्रिक्स, then a vector space over field F generated by column of matrix A is called column space. ठीक है ना, clearly if A equals to this is M cross N matrix, है ना, इसमें कॉलम्स क्या हैं? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है ना, याद रखिए N रोज हैं, है ना, M रोज हैं, N कॉलम्स हैं। ठीक है, देखिए ना 1 2 टोटल N ना, N कॉलम्स हुए ना, तो जितने भी कॉलम्स हैं उन कॉलम्स के द्वारा हम जनरेट करते हैं एक वेक्टर स्पेस। ठीक है, उसी वेक्टर स्पेस को कहते हैं कॉलम स्पेस। बात क्लियर है? बहुत ही तगड़ा रिजल्ट है ना। इसको क्लियर करना है तो इधर और समझ सकते हैं अच्छे से, बाकी बहुत इजी चीज़ है ना। इतना तो क्लियर है, अगर ये मैट्रिक्स है तो ये एंट्रीज किसी फील्ड से आ रही है। ठीक है, एंट्रीज किसी फील्ड एफ से आ रही है। इतना समझ आ गया? ओके, एंट्रीज किसी फील्ड हो सकता है, क्यू हो, आर हो, सी हो, जो भी है ना, वहाँ से आ रही है। अब ये जो एंट्रीज है, अब इसमें ध्यान से समझना, ये क्या है? कॉलम है। ये क्या है? कॉलम है। ये क्या है? कॉलम है। टोटल कितने? n कॉलम्स हैं। इन n कॉलम्स के द्वारा जनरेट होने वाला वेक्टर स्पेस। ठीक है, तो ये देख सकते हो कॉलम्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है ना, कहाँ से आ रहा है? f से आ रहा है। तो हमारा इस वेक्टर स्पेस का फील्ड क्या हो गया भैया? f। तो जो इनके एंट्रीज है बाय डिफॉल्ट वही हमारा फील्ड होगा। ठीक है, तो इन कॉलम्स के द्वारा जनरेट होने वाला वेक्टर स्पेस को ही हम बोलते हैं कॉलम स्पेस, है ना, करस्पॉन्डिंग टू वेक्टर स्पेस, करस्पॉन्डिंग टू मैट्रिक्स ए करके। ठीक है, अब क्वेश्चन एराइज क्या हो सकता है वो समझना है ना, अच्छे से क्लियर करना। ये जो कॉलम्स हैं, पॉसिबल है कि जरूरी थोड़ी ना है भाई टोटल n कॉलम्स हैं तो सब के सब li होंगे, ज़रूरी थोड़ी ना है। ठीक है ना, मुझे इस वेक्टर स्पेस के बेसिस के बारे में समझना है। ये तो क्लियर है कि इनके द्वारा जनरेट हो रहा है। ठीक है, लेकिन बेसिस की खासियत क्या होती है? लार्जेस्ट li, स्मॉलेस्ट स्पानिंग। अब हो सकता है टोटल, है ना, चलो n को कंसीडर कर लेते हैं, है ना, 4 करके। n कितना है? 4 है। ठीक है, ये टोटल कितना है? 4 है, 4 कॉलम्स हैं। अब ये जो कॉलम्स हैं, 4 कॉलम्स, हो सकता है li हो, चारों के चारों। ठीक है, और इनके द्वारा स्पान हो रहा है। इसका मतलब जो है ना, बेसिस में कितना हो जाएंगे? चारों के चारों वेक्टर्स आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? इसका मतलब इस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन कितनी हो जाएगी? 4। अगर ये भी तो पॉसिबल है कि ये चारों के चारों कॉलम जो है li ना हो सकता है ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा हो, कोई भी दो, है ना, डिपेंड कर रहा हो। अगर ये दोनों डिपेंड करेगा, इसका मतलब है ना, एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा तो टोटल एक ही li चॉइस हुई इनका। टोटल कितने हैं? टोटल इसमें 4 है, उसमें से 2 एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है ना। ठीक है, क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ? बाकी जो है ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 कॉलम्स हैं, इसमें एक दूसरे पे दोनों डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से टोटल li चॉइस 1 हुआ और इधर 1 1, टोटल कितना हुआ? 3। तो इस समय फिर जो है 3 li वेक्टर्स हैं। लॉजिक लगाना भाई, अगर एक दूसरे पे डिपेंड करेगा, एक LD हो गया 4 li में, है ना, 4 आपके कॉलम्स, उसमें अगर एक LD हो गया, टोटल कितने li होंगे? 3 li। ठीक है, क्लियर? 4 तो आपको कॉलम्स हैं, उसमें एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, तो इसमें टोटल एक ही li हुआ और ये पहले से 2 li पहले से था, टोटल कितना? 3 li। ठीक है, और स्पान कर रहा है स्मॉलेस्ट स्पानिंग लार्जेस्ट li। ठीक है, जो स्पान कर रहा है उसमें आपको मैक्सिमम कितने li वो देखना होता है। तो बेसिस में 3 वेक्टर्स होंगे, इसका मतलब इनकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी? 3। बातें क्लियर हो रही है? ऑब्जर्व कीजिए, बिल्कुल समझ आ रहा होगा, है ना। ओके, बात आती है इसमें और क्या क्या कंक्लूजन निकाला जा सकता है। आपको क्लियर होना चाहिए f टू दी पावर, है ना, फोकस करना, समझना। f जो है एक वेक्टर स्पेस है ना, उस वेक्टर स्पेस को आप 2 टाइम्स
याद रखना एफ फील्ड है और कोई भी फील्ड अपने ऊपर वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है, दैट इज एफ ओवर एफ जो है वेक्टर स्पेस होता है। अब एफ अगर वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड एफ, तो एफ टू द पावर एन ओवर एफ भी वेक्टर स्पेस होगा और ओवर टू द पावर फील्ड एफ। याद रखना इस बात को, इसकी खासियत होगी एन टपल्स का कलेक्शन होगा। क्या होगा? एन टपल्स का कलेक्शन। ठीक है, समझना इस बात को, एन टपल्स का कलेक्शन। इसमें कितने टपल्स हैं भाई? 1 to m टपल है ना, 1 to m टपल, 1 to m टपल, m टपल्स, m टपल्स, m टपल्स। तो m टपल्स वाले वेक्टर्स है ना, याद रखना m टपल्स, m टपल्स, m टपल्स वाले जो वेक्टर्स, और ये एंट्रीज कहाँ से आ रहे हैं? एंट्रीज कहाँ से आ रहे हैं? f से आ रहे हैं। ठीक है, तो f टू द पावर m की खासियत क्या होगी? ये होगा वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड f। इसकी खासियत होगी पूरे m टपल्स जितने भी होंगे उनका कलेक्शन। आपको f में क्लियर नहीं हो रहा है ना, तो आप f को r ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जो है v है ना, v की खासियत क्या है? v जो है ना, m टपल्स का कलेक्शन ही तो है। m टपल्स वाले वेक्टर्स के थ्रू ही तो जनरेट हो रहा है v जो है। इसका मतलब v के अंदर पूरे m टपल्स के है ना जो है वेक्टर्स होंगे, इसका मतलब v इनका सबसेट होगा, नॉन एम्प्टी सबसेट। अब चूंकि ये खुद एक वेक्टर स्पेस है, तो इनका मतलब इनका सब स्पेस होगा। बात क्लियर है? दैट इज कॉलम स्पेस जो है सब स्पेस होगा f टू द पावर m का। ठीक है, और इनका सब स्पेस है, इस बात को विशेष ध्यान रखना। मैंने यहाँ पे कॉलम के थ्रू जनरेट किया था और कॉलम m टपल्स वाले थे, इसीलिए f टू द पावर m का ये सब स्पेस हुआ। कन्फर्म हो रहा है? आप पूरे वीडियो लेक्चर जो स्टार्टिंग से अगर देख रहे हैं वेक्टर स्पेस का, तो ये बहुत ईजी लग रहा होगा। ठीक है ना, अब हम देखेंगे एज इट इज सेम कॉपी होगा रो स्पेस के लिए। ठीक है, बस जहाँ जहाँ कॉलम की बात है वहाँ वहाँ रो की बात होगी। ठीक है, तो हम देखेंगे रो स्पेस। फोकस कीजिए। लेट ए इक्वल्स टू ए आई जे एम क्रॉस एन वेर ए आई जे बिलोंग्स टू एफ बी अ मैट्रिक्स है ना, एम क्रॉस एन मैट्रिक्स मैंने लिया। देन अ वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ जनरेटेड बाई रो ऑफ मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड रो स्पेस। ठीक है ना, क्लियरली इफ ए इक्वल्स टू दिस इज एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, देन है ना ये आपका क्या है? रोज है। ठीक है, क्लियर है? तो ये जो रोज हैं, इन रो के है ना थ्रू जनरेट होने वाले जो वेक्टर स्पेस हैं, रो क्या है? a11 है ना, a12 एंड सॉन a1n है ना, a21, a22 एंड सॉन a2n। ठीक है, क्लियर है ना, am1, am2 एंड सॉन amn। ठीक है, कितने हैं टोटल है ना? ये देखिए 1 आपका, ये हुआ 2, ठीक है ना, 3, ऐसे करते करते कितने m, तो टोटल m। ठीक है, तो कि आई बिलोंग्स टू f करके, और पूरा एंट्रीज वो भी f से आ रहा है, फील्ड f से आ रहा है ना, ध्यान रखना। तो ये जो आपका v है, इसकी खासियत क्या है? ये एक वेक्टर स्पेस है जो रो के द्वारा जनरेट हुआ है, जनरेटेड बाय रो। ठीक है, अब ये जो रो है वो कितने टपल्स हैं? n टपल्स हैं, n टपल्स हैं, और टोटल कितने हैं? m। ठीक है, क्लियर है? अब ये जो n टपल्स के ये जो रो है वो क्या n टपल्स है ना, तो इन वेक्टर्स के द्वारा जनरेट होने वाला जो वेक्टर स्पेस v है, फील्ड f पर एक वेक्टर स्पेस बना रहा है जो क्या है? रो स्पेस कहलाता है। खासियत क्या है? फोकस करना। ये कितने हैं? n टपल्स हैं, रो जो हैं वो n टपल्स हैं। ठीक है, और n टपल्स का जो कलेक्शन है, एंट्रीज f से आ रही है ना, एंट्रीज f से आ रही है। ठीक है, और f जो खुद अपने आप में वेक्टर स्पेस होता है फील्ड f पर, और n टपल्स का कलेक्शन है। ठीक है, तो n टपल्स जरूर f टू द पावर n से आ रहा होगा। तो ये जो n टपल्स हैं, ये जितने भी कलेक्शंस होंगे जो वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है ना, वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल n टपल्स है ना, एंट्रीज फ्रॉम f ओवर फील्ड f, वो f टू द पावर n ओवर f। क्लियर है ना? ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, इनके द्वारा जनरेट होने वाला वेक्टर स्पेस है, ये ऑब्वियस सी बात है इसका नॉन एम्प्टी सबसेट होगा, और ये खुद एक वेक्टर स्पेस है, तो इनका क्या हुआ? सब स्पेस। ठीक है, क्लियर हुआ? तो एक इंटरेस्टिंग बात। अच्छा, एक चीज़ और जो इससे पहले मैंने कॉलम स्पेस में बताया था, अभी हो सकता है ये जितने भी रो हैं, टोटल कितने रो हैं है ना, n रोज हैं। ठीक है, 1 2 3 है ना, 1 2 3 m रोज है ना, तो हो सकते हैं जैसे m को मैं कंसीडर कर लेता हूँ 5 है। ठीक है, तो ये 1 2 ऐसे करते करते टोटल कितने? 5 है। ये पाँचों के पाँचों हो सकता है पूरे एल वेक्टर्स हों, अब इनके द्वारा स्पान हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब इनकी बेसिस में 5 वेक्टर्स होगा, और इसका मतलब ये वो डायमेंशन 5 हो गई। हो सकता है इसमें एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा हो, तो इनकी एक एल चॉइस हुई, बाकी 3 तो 3 + 1 4 है ना, एक डिपेंडेंट हो गया, टोटल कितना हो जाएगा? 4। तो 4 एल वेक्टर्स है, जिसका मतलब जो स्पान कर रहा है ना उसमें मैक्सिमम कितने एल हैं वो देखना होता है, मैक्सिमम कितने रोज हैं जो है ना, सॉरी इधर नहीं, रोज को देखना है ना। ओके, क्लियर है ना, तो मैक्सिमम कितने रोज हैं वो देखना है। ठीक है, पाँचों रोज अगर एल है तो इसका मतलब ये हुआ कि डायमेंशन 5 हो जाएगी, लेकिन हो सकता है एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है ना, ये तो 3 है एल बट ये डिपेंड कर रहा है, तो ओके ओनली 1 एल चॉइस हुआ, तो टोटल कितना हो गया? 4। तो डायमेंशन कितनी हो जाएगी? 4। क्लियर है? डायरेक्ट मैट्रिक्स को देख करके आप रोज कितने एल हैं उसके थ्रू बता सकते हो। कन्फर्म है? ठीक है, और खासियत क्या होगा? ये जो है f टू द पावर n का क्या होगा? सब स्पेस। अब दोनों में एक चीज़ आप
है ना, कंबाइन करके समझिए, जब कॉलम m क्रॉस n मैट्रिक्स आपके पास है तो कॉलम स्पेस जो होगा, है ना, वो f⁴ m का सब स्पेस होगा, और जो है ना m क्रॉस n मैट्रिक्स में जब रो स्पेस बनाएंगे तो f⁴n का सब स्पेस होगा। ठीक है, टपल्स की वजह से ऐसा होता है। कन्फर्म है, मैं उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ है। अब हम देखेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो है ट्रांजिशन मैट्रिक्स। ट्रांजिशन मैट्रिक्स, है ना, विच इज ऑल्सो नॉन एज चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स। ओके, यहाँ पे हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करने वाले हैं। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसको दे दिया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था और इंटरेस्टिंग भी था। ठीक है, आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करना होता था। यहाँ पर हम एक वेक्टर स्पेस लेंगे और जो प्रोसीजर उसमें अपनाया था उसी को अपनाना है। ठीक है, बस वहाँ पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन था, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और यहाँ भी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ही होगा। ओके, तो अपने को एक थ्योरम पता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई वेक्टर स्पेस है, लाइक Vn मैंने लिया, n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, जिनकी डायमेंशन कितनी है n। ठीक है, तो और इनकी जो भी बेसिस होगा, है ना, उस बेसिस के अंदर ऑब्वियस सी बात है n वेक्टर्स होंगे। ओके, क्लियर। तो रिजल्ट ये कहता है, थ्योरम ये कहता है कि एवरी वेक्टर ऑफ Vn कैन बी एक्सप्रेस्ड यूनिकली, है ना, इन द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ बेस बीटा m। क्लियर है, कहने का मतलब ये है कि आप एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस लेते हैं तो उसके जितने भी वेक्टर्स होंगे, हर एक वेक्टर को, है ना, उनके बेसिस के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में यूनिकली लिखा जा सकता है ना। ये बात ध्यान रखना, और इसका यूज़ मैंने, है ना, उस वीडियो में भी किया था, उस लेक्चर में भी किया था, इसमें भी मैं करूँगा, तो अच्छे से समझना। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिया लेट Vn ओवर F बी अ वेक्टर स्पेस विद डायमेंशन ऑफ n इक्वल्स टू n। एक ही वेक्टर स्पेस है, कोई फाइनाइट डायमेंशनल, है ना, फाइनाइट डायमेंशनल है, उनकी डायमेंशन कितनी है n। डायरेक्ट देख के समझ आए n करके, इसी वजह से मैंने Vn लिखा है। ओके, है ना, फोकस करना। अब इसी Vn से, है ना, Vn हमारा एक सिंगल वेक्टर स्पेस है, वहाँ से हम दो बेसिस लेंगे, ऑर्डर्ड बेसिस, है ना। सपोज β1 इक्वल्स टू x1 x2 एंड so on xn इज ऑर्डर्ड बेसिस ऑफ Vn एंड β2 इक्वल्स टू y1 y2 एंड so on yn इज ऑर्डर्ड बेसिस ऑफ Vn करके। तो यहाँ से हमने दो ऑर्डर्ड बेसिस लिए। ऑर्डर्ड बेसिस लेने से फायदा ये होता है कि ऑर्डर क्या होता है, फिक्स होता है। तो ये जितने भी है ना, इन सब की ऑर्डर अपनी फिक्स है। ठीक है, तो β1 और β2 इस तरह से समझो, β1 है ना और β2 दो ऑर्डर्ड बेसिस हैं जो यहाँ से हमने लिया है। इतना क्लियर है। अब क्या करना है, इस β1 से वेक्टर्स उठाने हैं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की सिचुएशन में उसका इमेज लेते थे, फिर अब यहाँ इमेज वाला बात ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि है ही नहीं रिलेटिव। तो β1 से आपने वेक्टर्स लेना है और उस वेक्टर्स को किस तरह से अरेंज करना है। देखना, मैंने x1 टैग किया, x1 वेक्टर स्पेस Vn का है। इसका मतलब इस x1 को मैं, है ना, क्योंकि ये Vn का बेसिस है तो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ इन वेक्टर्स के। यस, तो फिर x1 बिलोंग्स टू Vn है तो देयर एग्जिस्ट्स, आपको स्केलर्स मिल जाएगा कि मैं इस x1 को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ, वो भी यूनिकली। सिमिलरली मैंने x2 जब लिया तो x2 के लिए भी इन वेक्टर्स, है ना, इन वेक्टर्स को करस्पॉन्डिंग में क्या लिख सकता हूँ, इनको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ, वो भी यूनिकली। ऐसे करते करते करते, है ना, मैंने β1 से लास्ट वेक्टर उठाया xn के करस्पॉन्डिंग भी आप जो है आपको स्केलर्स मिल जाएगा कि इनके इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में इसको आप लिख सकते हैं। इतना क्लियर हो गया, है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट था। ठीक है ना, x1 x2 एंड so on xn को इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लाइन से लिख दिया। ठीक है, अब ये जो लिखे हैं यहाँ से आपको मैट्रिक्स फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ इसके ही बात करते हैं, तो ये जो a11 a21 एंड so on an1 है ना, ये जो है सबसे पहले तो कॉलम वेक्टर के रूप में लिख रहा हूँ, a11 a21 एंड so on an1। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, n क्रॉस 1 मैट्रिक्स होगा। ये होगा x1 विद रिस्पेक्ट टू β2, तो इसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ x1 विद रिस्पेक्ट टू बेसिस β2, क्योंकि β2 के रिस्पेक्ट में बना है। क्लियर ना, और ये कोऑर्डिनेट वेक्टर है। इसी तरीके से आप, है ना, इसके लिए भी बना सकते हो। जब इसके लिए बनाएंगे, है ना, x1 विद रिस्पेक्ट x2 विद रिस्पेक्ट टू β2 हो जाएगा। ठीक है, तो जो a12 a22 ऐसे करते करते an2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो कोफिशिएंट है कॉलम वेक्टर के फॉर्म में, ऐसे करते करते xn के लिए आपने xn के करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, a1n a2n ऐसे करते करते ann। ठीक है, n क्रॉस है 1 मैट्रिक्स करके। ठीक है, तो ये हो गया कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ xn विद रिस्पेक्ट टू β2। ठीक है ना, जो भी कोफिशिएंट है इसको इस तरह से कॉलम वेक्टर के फॉर्म में लिखना है। तो ये सभी कोऑर्डिनेट वेक्टर्स है, इसको कंबाइन करके जब ओवरऑल मैट्रिक्स जो बनेगा ना n क्रॉस n, वही है ट्रांजिशन मैट्रिक्स।
ठीक है, जिसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हो p इक्वल्स टू करके, है ना, x1 विद रिस्पेक्ट टू बीटा 2, है ना, x2 विद रिस्पेक्ट टू, है ना, बीटा 2, ऐसे करते करते xn विद रिस्पेक्ट टू बीटा 2 करके। क्लियर है? ऐसे कंबाइन भी कर सकते हो, तो ये हुआ फर्स्ट, फिर ये हुआ, ऐसे करते ये हो, तो हुआ ना n क्रॉस n मैट्रिक्स। ठीक है, डायरेक्ट कीजिए, ज़्यादा बेस्ट है ना, ऐसा कौन अलग से लॉजिक लगाता रहेगा, डायरेक्ट कीजिए। तो डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, है ना, तो क्या हो जाएगा, p इक्वल्स टू, है ना, इनका जो कोफिशिएंट है ना, कॉलम के फॉर्म में, इनका कोफिशिएंट कॉलम फॉर्म में, इनका कोफिशिएंट कॉलम के फॉर्म में, दैट इज a11 a21, है ना, an1 a12 a22 an2, ठीक है ना, लास्ट a1n a2n, ऐसे करते करते ann। तो ये आपका है ना, क्या है भाई, aij n क्रॉस n मैट्रिक्स बना कि नहीं, a11 a12 and so on a1n, a21 a22 and so on a2n, an1 an2 and so on ann, that is n cross n matrix, and this matrix P is called transition matrix, transition matrix, ठीक है, और चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि है ना, दो बेसिस आपने लिया था, उसी में है ना फेरबदल से ही तो बना है ये मैट्रिक्स। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, है ना, और चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स। क्लियर है? तो ये बात ध्यान रखना, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, खुद से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना, बातें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अभी हमने बेसिस बीटा 1 और बीटा 2 को लिया, ठीक है, बेसिस बीटा 1 से वेक्टर्स उठाते गए और बेसिस बीटा 2 के रिस्पेक्ट में, है ना, हमने, है ना, अलग अलग जो है लीनियर कॉम्बिनेशंस बनाए और मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर दिया। इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू बीटा 2, क्योंकि बीटा 2 के रिस्पेक्ट में बनाए और बेसिस बीटा 1 के हेल्प से, या ऑफ बेसिस बीटा 1 बोल सकते हैं। ठीक है ना, दैट मीन्स इसको इस तरह से हम बोलेंगे, रीड करेंगे, मैट्रिक्स पी इज कॉल्ड ट्रांजिशन मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू बीटा 2 ऑफ बीटा 1, या फिर चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स, क्योंकि बेसिस के, है ना, चेंज से ही तो बन रहा है ना मैट्रिक्स जो है। एक इंटरेस्टिंग बात समझना, है ना, आपने दो बेसिस लिया था बीटा 1 बीटा 2, तो भाई आपने बीटा 1 के वेक्टर्स को लिया, बीटा 2 के रिस्पेक्ट में बनाया, तो बीटा 1 के वेक्टर्स को बीटा 2 के वेक्टर्स को टैग करके बीटा 1 के रिस्पेक्ट में भी तो बनाया जा सकता है ना, बिल्कुल। y1 को लिए पूरा x1 x2 and so on xn लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा जा सकता है, ऐसे करके समझ सकते हैं आप, पूरा सेम टू सेम बना सकते हैं। इसीलिए तो चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स वर्ड यूज हुआ है, ये भी तो आप लॉजिक लगाइए, है ना। सिमिलरली वी कैन फाइंड ट्रांजिशन मैट्रिक्स Q विद रिस्पेक्ट टू बीटा 1 विद द हेल्प ऑफ बीटा 2, या फिर ऑफ बीटा 2, सीधी सी बात है ना। ठीक है, तो बीटा 2 के रिस्पेक्ट में बनाया, बीटा 1 के रिस्पेक्ट में बनाया बीटा 2 के, है ना, जो वेक्टर्स था उनको। इतना क्लियर हो गया, है ना। तो ये ध्यान रखना, ये जो P और Q दोनों के दोनों ट्रांजिशन मैट्रिक्स है। इसका मतलब ये हुआ, कोई फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस लेते हो और एक समय में आप दो ऑर्डर्ड बेसिस उठाते हो, बीटा 1 बीटा 2, तो समझ लीजिए, है ना, आप ट्रांजिशन मैट्रिक्स तैयार करते हैं। तो बीटा 1, है ना, विद रिस्पेक्ट टू बीटा 2, ये बीटा 2 विद रिस्पेक्ट टू बीटा 1, ऐसे दो अलग अलग बना सकते हैं। क्लियर है? और एक इंटरेस्टिंग बात और ये है कि यहाँ पर जो लिखा हूँ नोट, उसको देखिए, ट्रांजिशन मैट्रिसेस P एंड Q आर इनवर्स टू ईच अदर। ये जो P और Q है ना, एक दूसरे का इनवर्स होता है। ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स, ध्यान रखना, n क्रॉस n मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही इनवर्स का कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। ठीक, क्लियरली P इक्वल्स टू Q इनवर्स और Q इक्वल्स टू P इनवर्स, भाई, है ना, Q जो है P का इनवर्स है, ठीक है ना, या फिर, है ना, Q जो है P का इनवर्स है। ठीक है, ध्यान रखना, दोनों इनवर्स होता है एक दूसरे के, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ना। अच्छा, किसी के माइंड में ये भी हो सकता है कि दो बेसिस के उठाए थे, एक ही बेसिस उठाते, फिर उसी बेसिस को बेसिस के रिस्पेक्ट में बनाते, तो बिल्कुल पॉसिबल है। आपने एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस लिया, Vn ओवर फील्ड F, यहाँ से आपने एक ही बेसिस लिया, तो उस बेसिस को दो बार लिख लो, है ना। ठीक है, क्योंकि बनाना है तो फिर दो बार लिखना ही पड़ेगा। तो बेसिस x1 x2 xn, फिर सेकंड, फिर से x1 x2 xn। ऑब्वियस सी बात है, सेम इसी प्रोसीजर से आप बनाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, है ना, दैट मीन्स ट्रांजिशन मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू बीटा ऑफ बीटा 1 बनेगा। ठीक है, क्लियर है। तो इस सिचुएशन में इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो भी मैट्रिक्स P बनेगा, एक ही बनेगा, एक ही बार बनेगा, क्योंकि बीटा का बीटा के रिस्पेक्ट में बनाओ, बीटा का बीटा के रिस्पेक्ट में, भाई एक ही बेसिस है ना, तो एक ही बनेगा। लेकिन जब आप अलग अलग लोगे तो आपको अलग अलग मिलेगा मैट्रिक्स, जैसा ऐसा मिला। क्लियर है ना। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। कंसीडर वेक्टर स्पेस V और F इक्वल्स टू R2 ओवर R, मैंने लिया, ठीक है। R2 ओवर R है, टू टपल्स का कलेक्शन होगा, एंट्रीज फ्रॉम R ओवर फील्ड R, ठीक है। अब ये फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस है, इनके डायमेंशन 2 है,
यहाँ से मैंने दो बेसिस टैग किया, एक बीटा 1 एक बीटा 2, ठीक है। दो अलग अलग बेसिस हैं, ऑर्डर्ड बेसिस हैं, ठीक है। 1 0 0 1 ये फर्स्ट बेसिस मैंने यूजुअल बेसिस लिया, सेकंड 1 0 1 1, ठीक है। इनके द्वारा ये स्पान हो जाएगा और ख़ास बात ये है कि ये दोनों एल आई हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये बेसिस हैं, ठीक है। ऑर्डर्ड फिक्स कर दिया, ये फर्स्ट में रहेगा सेकंड में, फर्स्ट में रहेगा सेकंड में। ये आपका x1 है, x2 है, ये आपका y1 है, ये y2 है, क्लियर है। अब ये जो x1 आपने लिया है 1 0, ठीक है, जो ऑब्वियस सी बात R2 बिलोंग करता है, तो इनके करस्पॉन्डिंग आपको स्केलर्स मिल जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, है ना, A1 A2 बिलोंग टू, है ना, फील्ड हमारा R है, सच दैट क्या हो जाएगा x, ये जो आपका 1 0 है ना, और 1 1 है, दैट इज़ y1 y2 कि लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, बेसिस में है तो ये, ठीक है। दैट इज़ x1 इक्वल्स टू A1 एक y1 प्लस A2 y2, ठीक है। ये क्या है आपका 1 0 ही तो है ना, तो A1 1 0 प्लस A2 आपका हो गया 1 1, ठीक है। इसी तरीके से एंड x2 बिलोंग्स टू 0 1 बिलोंग टू R2, तो इनके करस्पॉन्डिंग बेसिस आपको, है ना, ये जो है स्केलर्स मिल जाएगा कि हम इस वेक्टर्स को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। x2 इक्वल्स टू b1 y1 प्लस b2 y2, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि 0 1 इक्वल्स टू b1 1 0 प्लस b2 1 1, क्लियर है। मैंने विद रिस्पेक्ट टू, है ना, बीटा 2 कर रहा हूँ ना, ध्यान रखना बीटा 1 के एलिमेंट्स को टैग कर रहा हूँ, और इतना क्लियर है। बात ये है A1 A2 B1 B2 क्या है, आप इस, है ना, लॉजिक से मुझे 1 0 लाना है, इसको 1 ले लो, इसको 0 ले लो, आ जाएगा 1 0। अगर क्लियर नहीं होता तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, तो हो जाएगा A1 0, ये हो जाएगा A2 A2, है ना, A1 0 A2 A2 एड हुआ, ठीक है। और ये किसके इक्वल है 1 0 के, है ना, 1 0 के इक्वल है, ध्यान रखना। तो A1 प्लस A2 0 प्लस A2 हुआ A2, कंपेरिजन करेंगे, तो कंपेरिजन करेंगे तो ये 1 के इक्वल, ये 0 के इक्वल, ठीक है। तो A2 0 के इक्वल है ना, और A1 प्लस A2 1 के इक्वल है। A2 0 है, इसका मतलब A1 हो गया 1, तो A1 की वैल्यू 1 A2 की वैल्यू 0, ठीक है। तो पहली बार मैंने बोल दिया था A1 की वैल्यू 1 A2 की वैल्यू 0, ठीक है ना। नेक्स्ट इसकी बात करें, इसमें भी बात वही है, B2 को आप जो है ना, नहीं अब यहाँ पर थोड़ा सा चैलेंजिंग है, तो बेहतर है कि आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा आपका, है ना, B1 0 B2 B2, तो हो जाएगा B1 प्लस B2 और हो जाएगा B2, ठीक है ना। और एक इसके इक्वल है 0 1 के, तो 0 इसके इक्वल हुआ, 1 इसके इक्वल हुआ, तो 0, है ना, और ये हो गया 1, तो ये 1 है, इसमें पुट कीजिए B1 प्लस 1 इक्वल टू 0, B1 इक्वल टू -1, तो B1 है -1 B2 है 1, ठीक है। तो B1 आपका है -1 और B2 है 1, ठीक है, क्लियर। आप रीचेक करके भी देख सकते हो, -1 प्लस 1 ये हो जाएगा 0, और -1, है ना, प्लस 1, ठीक है। अच्छा, -1 इंटू 0 0 हो जाएगा, 0 प्लस 1 1, कन्फर्म ना, ठीक। तो फाइनली अगर दिमाग लगाना, इन पर फोकस करना, तो जो कोफिशिएंट है 1 0 -1 0, ठीक है, कोऑर्डिनेट वेक्टर है, ऐसा बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा। हमें मैट्रिक्स बनाना है, ट्रांजिशन मैट्रिक्स P, तो ये हो जाएगा आपका, है ना, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स बनेगा, 1 0 और -1 1, 1 0 -1 1, दिस इज ट्रांजिशन मैट्रिक्स, क्लियर है। आप जो है क्यू भी निकालिए, है ना, ये आपको मैं दे रहा हूँ टास्क, आप जो है बीटा 1 के रिस्पेक्ट में बनाइए, बीटा 2 के एलिमेंट्स को कंसीडर करके आपको क्यू मिल जाएगा, ठीक है। और P और Q इनवर्स होते हैं, P और Q इनवर्स होने का मतलब होता है P इंटू Q जो होगा ना, वो आइडेंटिटी आएगा। जैसे यहाँ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, तो आपको आइडेंटिटी मिलेगा 1 0 0 1 करके, क्लियर है। तो ये जरूर आप कीजिए, Q निकालिए और P इंटू Q करके देखिए आइडेंटिटी आता है कि नहीं आता है, ठीक है। P इंटू Q हो चाहे Q इंटू P हो, आइडेंटिटी आता है, तो इसका मतलब है P एंड Q आर इनवर्स टू ईच अदर, और वो आएगा ही आएगा, क्लियर है, ठीक है। तो मैंने R2 हरा लिया था, अब R3 हरा ले सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है, आपको ही फाइनाइट डायमेंशन मैट्रिक्स स्पेस लीजिए, वहाँ से ऑर्डर्ड बेसिस लीजिए और मैट्रिक्स बनाइए, कन्फर्म है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हमने डिस्कशन किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी चीज़ें बताया वो क्लियर हुआ होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिए ना, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं देख के निकल जाते हैं, सब्सक्राइब करते ही नहीं हुई, तो मैं यही मानता हूँ कि आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, क्योंकि आपको स्टडी करना पड़ता है, फिर आप जो है सेटअप कर रहे हो, फिर जो है वीडियो आप बना रहे हैं, फिर अपलोड कर रहे हैं, बहुत मेहनत लगता है। तो इतना तो आप कर सकते हैं, लाइक शेयर, है ना, और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ना। और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए, जो मैथ्स से लिंक है उनको भी ज़रूर बोलिए कि जो है सब्सक्राइब करेंगे करके, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का जो वीडियो लेक्चर है क्लियर होगा, पसंद आए तो लाइक कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा वही बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।